नमस्कार और स्वागत है। आज हम 8 और 9 फरवरी 2026 के ऐसी खबरों पर बात करने वाले हैं जो पहली नजर में शायद बिल्कुल अलग लगे। जी। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं महत्वाकांक्षा की कहानी हिमालय की ऊंचाइयों को छूने की, और दूसरी तरफ देश की जमीनी विरासत को बचाने की एक बहुत जरूरी पहल। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर देश का विकास टिका है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। इस अहम पद पर कौन आया है? ये जिम्मेदारी मिली है रोहित ऋषि को। उन्होंने फरवरी की शुरुआत में ही MD का पद संभाला है। अच्छा। उनका पिछला अनुभव बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक का रहा है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ उनका नाम नहीं है, बल्कि ये नियुक्ति एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करती है। वो क्या है? क्या ये सिर्फ एक अधिकारी का दूसरी जगह जाना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, IIFCL एक सरकारी संस्था है जो देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, जैसे हाईवे, पोर्ट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, हाईवे, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स। तो रोहित ऋषि का एक कमर्शियल बैंक से आना ये संकेत देता है कि सरकार अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए और ज्यादा प्राइवेट और बाजार आधारित फाइनेंसिंग मॉडल की तरफ देख रही है। तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि आर्थिक नीति में एक संभावित बदलाव का संकेत है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो चलिए रेलवे की एक बड़ी तकनीकी छलांग पर आते हैं। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू हुई है। ये सुनने में तो भारी भरकम लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय रेलवे भविष्य के ईंधन की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। ये ट्रेन अहमदाबाद के पास साबरमती में शुरू हुई है। ओके। इसका ड्राइविंग पावर कार डीजल और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस दोनों पर चल सकता है। और LNG डीजल के मुकाबले आप मानिए लगभग 25% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, 90% तक कम पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इसे ट्रेन में इस्तेमाल करना कितना मुश्किल होगा? यही तो असली इंजीनियरिंग की चुनौती है। LNG को -162 डिग्री सेल्सियस पर तरल बनाए रखना पड़ता है। बाप रे। जिसके लिए ट्रेन पर खास क्रायोजेनिक टैंक लगे होते हैं। तो ये सिर्फ ईंधन बदलना नहीं है, ये एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। और इससे रेलवे का खर्च भी कम होगा और वो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर भी बनेगी। सड़कों पर भी एक ऐसा ही दिलचस्प इनोवेशन हुआ है। हमने ओला और उबर जैसे राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म देखे हैं, लेकिन अब भारत का पहला सहकारी समिति आधारित प्लेटफॉर्म आया है। हाँ, भारत टैक्सी। भारत टैक्सी ये बाकियों से अलग कैसे है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। भारत टैक्सी, जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, बाहर से तो ओला उबर जैसी ही दिखती है, लेकिन इसकी आत्मा, मतलब इसका जो कोर मॉडल है, वो पूरी तरह से अलग है। वो कैसे? ये एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर सिर्फ कमीशन पर काम नहीं कर रहे, बल्कि वे इस कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सेदार हैं, वे इसके मालिक भी हैं एक तरह से। ओह, तो इससे तो ड्राइवर और ग्राहक दोनों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ड्राइवरों को बेहतर कमाई हो सकती है और ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सर्विस मिल सकती है, क्योंकि ड्राइवर अपनी ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना? ये सहकारिता के पुराने भारतीय मॉडल को आज की गिग इकोनॉमी से जोड़ने की एक अनूठी कोशिश है। तो हमने ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन देखा, अब शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ी पहल हुई है। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ये दर्जा मिला है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी CCSU को। CCSU मेरठ। जी, इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। ये कौशल विकास मंत्रालय और गूगल क्लाउड के बीच एक सहयोग है, और ये सिर्फ छात्रों को AI पढ़ाने के बारे में नहीं है। तो फिर इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि यहाँ AI का इस्तेमाल पूरे विश्वविद्यालय को चलाने के लिए किया जाएगा, मतलब एडमिशन से लेकर परीक्षा तक और दूसरे प्रशासनिक कामों में भी। अच्छा, मतलब पूरा सिस्टम ही AI पर चलेगा? एक तरह से हाँ। CCSU इस पहल के लिए एक जीवित प्रयोगशाला या लिविंग लैब की तरह काम करेगा, जहां यह परखा जाएगा कि AI भारत में उच्च शिक्षा को कैसे बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। वाकई ये तीनों खबरें
LNG ट्रेन, भारत टैक्सी और AI यूनिवर्सिटी दिखाती हैं कि तकनीक ज़मीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। अब जरा मैदान की ओर चलते हैं, जहां भारत ने दुनिया में अपना दबदबा दिखाया है। क्रिकेट से एक नहीं, दो बड़ी खबरें हैं। और दोनों ही शानदार जीते हैं। पहली, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। हाँ, फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों के बड़े अंतर से हराया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड पारी का बड़ा योगदान रहा। ये भारत का रिकॉर्ड छठा अंडर 19 खिताब है। छठा खिताब। जी, ये दिखाता है कि हमारे देश में क्रिकेट का टैलेंट कितना गहरा और मजबूत है। और महिला क्रिकेट में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब अपने नाम किया। जी हाँ, फाइनल में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। एक शानदार जीत थी वो। WPL की लगातार सफलता बहुत मायने रखती है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये भारत में महिला खेल के लिए एक क्रांति जैसा है, जो लाखों लड़कियों को प्रेरित कर रहा है। सही बात है। तो ये जीतें दिखाती हैं कि भारत क्रिकेट की दुनिया में एक सुपर पावर बना हुआ है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के खेल में। क्रिकेट के अलावा भी भारत खेल जगत में अपनी छाप छोड़ रहा है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली को मिली है। हाँ, ये इस चैंपियनशिप का 17वां संस्करण है, जिसे एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन आयोजित करती है। भारत में इसका होना ये बताता है कि देश अब विश्व स्तरीय खेल आयोजनों के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। इसी तरह 2026 पेंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली को मिली है, जो दिखाता है कि दुनिया भर में खेल कैलेंडर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। भारत का दबदबा सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। अब हम जमीन से उठकर अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। हाँ, दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 विकसित किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है और ये इतना बड़ा सौदा क्यों है? ये अमेरिका की एक निजी कंपनी वास्ट स्पेस कर रही है, और ये मतलब अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐतिहासिक मोड़ है। ऐतिहासिक? जी, अब तक स्पेस स्टेशन सिर्फ नासा या रॉसकॉस्मोस जैसी सरकारी एजेंसियों का क्षेत्र रहा है। हेवन 1 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा और रिसर्च सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं होगी? बिल्कुल, ये अंतरिक्ष के व्यावसायीकरण की शुरुआत है। ये निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष में रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि टूरिज्म के दरवाजे खोल देगा। टूरिज्म भी? क्यों नहीं, ये उतना ही बड़ा बदलाव है जितना इंटरनेट के आने से हुआ था। ये तो वाकई भविष्य की तस्वीर है। वैश्विक मंच पर पहचान की बात करें तो कुछ बड़े सम्मान और आयोजन भी हुए हैं। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है, जहां दुनिया भर के नेता, मंत्री और विशेषज्ञ भविष्य की सरकारें कैसी हों, इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ सतत विकास और नीति निर्माण के नए तरीकों पर बात होती है। ये वैश्विक नीति निर्धारण का एक बड़ा मंच है। और इसी मंच पर भारत के लिए गर्व का क्षण था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एक भारतीय शिक्षिका को मिला। जी, जम्मू कश्मीर की रूबल नागी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। वाओ! ये पुरस्कार शिक्षा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जैसे बड़े मंच पर यह सम्मान मिलना रूबल नागी के काम को वैश्विक मान्यता देता है, और ये भी दिखाता है कि भारत की प्रतिभा को दुनिया सराह रही है। इसी तरह की एक और मान्यता दिल्ली एयरपोर्ट को भी मिली। विंग्स इंडिया 2026 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये पुरस्कार नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम में दिया गया, और ये दिखाता है कि दिल्ली एयरपोर्ट अब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। मतलब विश्व स्तरीय सुविधाएं और कुशल प्रबंधन। बिल्कुल। तो हमने वैश्विक मंच पर भारत की पहचान देखी। अब देखते हैं कि देश के भीतर शासन और नीतियां कैसे बदल रही हैं, खासकर जमीनी स्तर पर। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा ने टॉप किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर शासन को अब डेटा के आधार पर मापा जा रहा है। इस रैंकिंग में देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया 2.5 लाख? जी, और त्रिपुरा के टॉप करने की वजह ये थी कि उसकी सभी 1176 ग्राम पंचायतों ने डेटा जमा करने में 100% सफलता हासिल की। अच्छा, तो डेटा कलेक्शन में वो सबसे आगे थे। हाँ, और यहाँ तक कि देश की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत समिति जुगल किशोर नगर भी त्रिपुरा से ही है। यह दिखाता है कि प्रभावी शासन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। शासन में एक और बहुत ही विचारशील और पहली पहल केरल से आई है।
देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग एल्डरली बजट पेश किया है। ये एक बेहद प्रगतिशील और जरूरी कदम है। देखिए, भारत की आबादी में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। केरल सरकार का ये बजट इस डेमोग्राफिक शिफ्ट को पहचानता है और उनकी खास जरूरतों जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देता है। ये दिखाता है कि नीतियां अब ज्यादा मानवीय और लक्षित हो रही हैं। और अंत में भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश को 2035 तक एक क्लीन एनर्जी हब बनाने की योजना है। हाँ, ये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही रणनीतिक स्ट्रेटेजिक कदम है। इस ब्लूप्रिंट में आंध्र प्रदेश में सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक विशाल निवेश का रोड मैप है। ये सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान है। ओके। जिसमें अब राज्यों को भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक केंद्रीय भूमिका दी जा रही है। तो आज हमने देखा कि 9 फरवरी 2026 का दिन कई मायनों में खास था। एक नई नियुक्ति से जो आर्थिक नीति का संकेत देती है, लेकर तकनीक की दुनिया में हुई 3 बड़ी पहेलियों तक। और हमने खेल के मैदान पर भारत का दबदबा देखा और अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की दस्तक सुनी। और साथ ही हमने देखा कि शासन कैसे बदल रहा है, पंचायतों को डेटा से मजबूत करने से लेकर बुजुर्गों के लिए एक संवेदनशील बजट बनाने तक। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे 8 और 9 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है? Which state received the best state award for aviation promotion recently? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।